कि 2020 में इन लोगों ने जस्टिस के नाम पे वो करके चुनाव में भी गए कि आने वाले समय में चीज़ें बदलेंगी और ज़्यादा महिलाएं आएंगी और आप कह सकते हैं बिहार बनाने के लिए, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए महागठबंधन को चुनें। कर रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को जंगल राज के नाम पे। She is among the few women candidates who are contesting the Bihar Assembly elections. Meet Divya Gautam, who is the Mahagathbandhan candidate fielded by the CPI-ML from the Digha constituency of Bihar. Welcome to the print, ma'am. Many are also referring to you as the cousin of Sushant Singh Rajput. Before I come to that, I would like to know what exactly prompted you to take this plunge into electoral politics. I know you have contested student elections, but why this? See, I am member of CPI-ML from 2012. So in our party, we are not, competing each other for getting a ticket. Whenever party decides कि you have this responsibility, you have to fight from this constituency, we are taking it as a responsibility. It is not like certain career choices or something. It is from parties given me this opportunity to contest from this seat, so I took it as my responsibility. So, आपको क्या लगता है क्या मेन मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि काफ़ी कहा जाता है कि कास्ट कॉम्बिनेशंस बिहार में बहुत फ़र्क करते हैं, उससे एक तरह से इलेक्शन जीता या हारा जाता है। देखिए, कास्ट इज़ अ सोशल रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। ये बस बिहार की बात नहीं है, किसी भी जगह पे जाइएगा तो कास्ट डिसाइड्स आवर लाइफ टू। ठीक है, आपके मेरे सभी की ज़िंदगी में जो है कास्ट बहुत ही एक फैक्ट है, इसको रिजेक्ट करके चला नहीं जा सकता है, क्योंकि समाज में जो एक लोकेशन है, जो सोशल लोकेशन है, उसी से तय किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये हमारे बिहार में भी ये रियलिटी है, लेकिन इसके इतर भी जो यहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं कि बदलाव आए। जिन लोगों को 20 साल तक सत्ता में रहें, उन लोगों ने जो उनसे एक्सपेक्टेशन था कि वो काम करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, ये सारी चीज़ें जस के तस बनी हुई हैं। युवा बेरोज़गार हैं, माइग्रेशन की समस्याएं हैं। यहाँ किसी भी घर में आप जाइए, चाहे वो अमीर हों गरीब हों, उनके बच्चे बाहर ही रहते हैं, कोई यहाँ नहीं रहते, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं वो उनके जो डिमांड्स थे, उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे, वो धरे के धरे रह गए। और वो चाहते हैं कि इस बार जो बिहार में एक बयार है बदलाव का, और उसी चीज़ को लेकर के हम लोगों के बीच में जाते हैं। और लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आए। आप एक युवा नेता हैं, ख़ासकर जब युवाओं से हमने बात की तो वो चाहते हैं कि युवा लोग पॉलिटिक्स में आएँ। अगर हम आपके बैकग्राउंड की बात करें तो थिएटर हो गया, पीएचडी आप कर रही हैं, मास्टर्स आपने किया था टिस से। किस तरह से आप अपने इसको देखते हैं, क्योंकि आपने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर भी किया था, क्यों आपको लगा कि गवर्नमेंट जॉब का तो बहुत ज़्यादा बिहार में एक तरह से वो होता है, आपने उसको छोड़ दिया और आपने कहा नहीं, वो नहीं चाहिए? देखिए, आपने सही कहा कि जिस जगह पे इंडस्ट्री ना हो, जिस जगह पे कोई और अपॉर्चुनिटी ना हो सरकारी नौकरी के अलावा, तो ऑब्वियसली क्रेज़ होगा उस चीज़ का। जिस भी जगह पे आप देखेंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, कल कारखाने नहीं हैं, काम नहीं है, वहाँ पे युवाओं का एक ही सपना रह जाता है एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, वो है सरकारी नौकरी। यहाँ पे जितनी भी नौकरियाँ हैं वो संविदा पे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, आउटसोर्सिंग से हैं। उससे आपकी ज़िंदगी, जो भी युवा हैं वो चाहते हैं कि उनके स्टेबल लाइफ हो, स्टेबल फैमिली हो। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जो सरकारी नौकरी की बहुत चाहत यहाँ होती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। 3 साल की डिग्री लेने के बाद वो 3 साल 4 साल मेहनत करके तैयारी करते हैं, उनका पेपर लीक हो जाता है, डंडे चलाए जाते हैं। तो यहाँ युवा जो हैं वो परेशान हैं। और जहाँ तक मेरी बात आपने कही
तो मैं शुरुआत से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रही। निर्भया जो मूवमेंट हुआ था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर मैं TISS से, आपने जो कहा कि मैंने जेंडर स्टडीज़ की पढ़ाई, तो मैं पढ़ने लिखने और पढ़ाने लिखाने अभी तक, पिछले साल तक मैं पटना वुमेंस कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम कर रही थी। तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि BPSC करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि ऐसा काम मुझे करना है जिसमें मैं अपनी बात को, जिस चीज़ को, इनजस्टिस को कह सकूं। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, चाहे वो थिएटर के माध्यम से हो या बच्चों को पढ़ाने का माध्यम हो, या फिर सड़कों पे जब आपको उतरने की ज़रूरत हो उस समय हम रहें। तो जैसे ही आप ब्यूरोक्रेट हो जाते हैं तो बहुत सारी आपको सीमित करना पड़ता है खुद को। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ऐसे काम करो जिससे मैं लोगों के बीच रहूं, अपने आर्टिस्टिक जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको भी मैं कर सकूं। तो इसलिए मैं पढ़ते पढ़ाते लोगों के बीच, सिविल सोसाइटी के बीच, उनके मूवमेंट में उनके साथ शरीक रहने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया। तो कब आपने पास किया था ये क्या सर्विस कमीशन बिहार? सर्विस कमीशन? मैंने एग्ज़ाम तो शुरुआत, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्स का भी जो अगर आप शुरुआत कहें तो मैंने 2017 में या 18 में मैंने फॉर्म भरा और उसको रिज़ल्ट आते आते 21 हो गया, 2021। और 21 में मैं काम कर रही थी पटना वुमेंस कॉलेज में। बच्चे मुझे बहुत प्यार कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था पढ़ा करके। लेकिन लोगों के मन में ये तो रहता ही है, बिहार में जैसे आपने कहा कि BPSC बहुत बड़ी चीज़ होती ही है। तो मैं भी सोच रही थी कि क्या इतना अनस्टेबल लाइफ और जिसको लोग इतना चाहते हैं वो जाना चाहिए। देन मैं अपने दिल की सुनी कि मुझे स्टूडेंट्स के बीच, लोगों के बीच, मैं थिएटर भी कर रही थी, तो इन सब चीज़ों को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और 3 साल का वक्त मुझे इसको आते आते मैंने बहुत वेट भी किया कि रिज़ल्ट आ जाए। तो वो फिर लगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है और मैं इसमें ज़्यादा बेहतर रह सकती हूँ जब मैं पब्लिक लाइफ में रहूँ। आपके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हुई आपके इस डिसीजन से? सबसे बड़ी बात आपने पूछी कि मुझे मेरे कलीग और लोगों ने कई बार कहा कितना पैसा कमाया जाता है इसमें, ये होता है। लेकिन कभी भी मैं बस, मेरे पिताजी हैं और तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे नहीं जॉइन करना है, तो मैं तो थोड़ा डर भी रही थी। उनके मन में कोई ये नहीं था, इसे कि ना ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट डोंट गो। तो वो तो सबसे ज़्यादा क्लियर थे हमारे डिसीजन को लेकर के। तो ये मुझे बहुत आश्चर्य भी लगा कि एक सोसाइटी में जिस चीज़ का इतना वैल्यू है उसमें मेरे पिताजी मेरे डिसीजन पे मेरे साथ खड़े हुए। तो और हमेशा से हुए। माँ को आग देने के समय में भी वो मेरे साथ खड़े हुए, कि लोग बोल रहे थे कि लड़कियाँ थोड़ी आग देती हैं, फिर भी वो मेरे साथ खड़े हुए। तो कोई भी लड़की, कोई भी महिला आगे बढ़ती हैं तो उसके परिवार के लोग जो हैं उनका बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है, तभी कोई आगे बढ़ पाते हैं। तो उसमें मेरे पिताजी, मेरी माँ के जाने के बाद दोनों का ही रोल उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। आपने महिलाओं की बात की, अगर हम इस बिहार इलेक्शन को देखें तो जितनी सीटें दी जा सकती थी उतनी नहीं दी गई हैं। हम लोग एक तरह से रिजर्वेशन की बात करते हैं, फिर जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास आता है कि वो भी कुछ करें, मतलब आपको दिया गया है, आप ही एक CPIML की एक ही महिला नेता हैं, आप कैसे देखते हैं जिनको टिकट दिया गया है? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल पहली बार जब मेरा इंटरव्यू आप लोग कर रही हैं तो आपके जो क्रू मेंबर्स हैं सारी विमेन हैं जी। एक कैमरा के सामने भी, कैमरा के पीछे भी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर जगह पे आप देखिएगा पब्लिक स्पेस में ज़्यादातर लड़के ही हैं, पुरुष ही हैं। तो ऐसे समाज में जहाँ पे पब्लिक लाइफ हमेशा से पुरुष का ही रहा है, मेन का ही रहा है, वैसे जगह में महिलाओं को इंटरवीन करना बहुत चैलेंजिंग है। जब इसलिए भी क्योंकि उसके ऊपर जो ये घर के काम है, ये कुकिंग, क्लीनिंग एंड चाइल्ड केयर वाला जो काम है, उस वजह से भी उनका जो पब्लिक लाइफ में जो भागीदारी है बहुत सीमित हो जाती है। एक तो ये रीज़न है, सोशल रीज़न। दूसरा जो है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, इवन मैं एक विमेन कैंडिडेट हूँ, फिर भी मैं हमेशा से इस बात को बोलते आई हूँ
कि हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि 33% रिजर्वेशन जो है वो लागू होगा तब महिलाओं को टिकट दी जाएगी। हर पार्टी को ये मैसेज देना चाहिए कि अपने अपने पार्टी से 33% वेमेन को वो उतार रहे हैं, लेकिन अभी भी ये चैलेंज है। और अभी भी क्योंकि हर जगह पे आप देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वी आर फाइटिंग फॉर इट। और हमें लगता है कि आने वाले समय में चीज़ें बदलेंगी और ज़्यादा महिलाएं आएंगी, और जो भी आती हैं वो भी बहुत किसी नेता की से रिलेटेड महिलाएं ही ज़्यादातर आती हैं। मिडिल क्लास फैमिली या मार्जिनलाइज सेक्शन की जो महिलाएं हैं उनका राजनीति में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने पैसे खर्च किए जाते हैं। अभी आप जाएं और जगहों पे तो आपको लगेगा, मुझे भी ऐसा लगता था स्टूडेंट राजनीति करने के बाद, मैं एक सोच नहीं पाई कि मेन स्ट्रीम में जो राजनीति है वो किया जा सकता, क्योंकि मैं दूसरी पार्टियों को देखती थी तो मुझे लगता था कि इतने पैसे तो खर्च करते हैं, ये बड़े बड़े लोगों की चीज़ है राजनीति, जिनके पास बहुत पैसे हैं, जो कारोबारी हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, डॉन हैं, ऐसे ही लोगों के लिए ये पॉलिटिक्स है। लेकिन मेरी पार्टी ने जब डिसाइड किया, मुझे एज अ होप, हमको लगता है कि ये बस मेरे लिए होप नहीं है, और भी जो हमारी पार्टी में जो 21 सीट्स मिली हैं उनमें जितने भी लोगों को जितने भी जो नेताओं को टिकट मिला है उनका जो लाइफ आप देखिएगा तो वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। और ये एक होप देता है समाज को भी और एक सोसाइटी को भी कि जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, उनके लिए भी स्पेस है जो कि जी, नहीं था। आप महागठबंधन का हिस्सा हैं। अगर आप देखेंगे तो सिवान सीट से जो शहाबुद्दीन, उनके बेटे उसामा को टिकट दिया गया है। काफ़ी बीजेपी जंगल राज के बारे में बात कर रही है, कह रही है कि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है, हम क्या उसी जंगल राज में वापस जाना चाहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो उनके बेटे उसामा को जो टिकट दिया गया है, आपका उस पर क्या नज़रिया है? मुझे ये कहना है कि अगर मान लीजिए मेरे ही फैमिली में अगर कोई किसी का ऐसा चार्जेस हो किसी के ऊपर, तो वो मेरे ऊपर भी वही चार्जेस हो, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सामने में अभी कल की ही बात है, अनंत सिंह जो हैं अरेस्ट किया गया है उनको, यहाँ के जो प्रत्याशी महागठबंधन के जो थे उनको मार दिया गया, एक लीडर को मार दिया गया यहाँ पे मोकामा में। और ये जंगल राज की बात करते हैं, ये तो सामने में जंगल राज दिखता है। ये डराने की जो कोशिश की जा रही है, आप जहाँ पटना में बैठी हैं, दिन दहाड़े एक प्राइवेट हॉस्पिटल है पारस हॉस्पिटल, घुस करके गोली मार करके निकल जा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जंगल राज की लोग। जो मैं और आप जो सामने में देख रहे हैं, बालिका जो गृहकांड जो हुआ था इसी सरकार के अंदर में, जो मेरे TISS की ही रिपोर्ट आई थी, मेरे इंस्टीट्यूशन की ही रिपोर्ट आई थी, तो ये इसी मंगल राज में हुआ है। तो ये बात करते हैं, दिन दहाड़े एक बड़े कारोबारी को यहाँ पे मार दिया, बिजनेसमैन को मार दिया जाता है, और ये बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को जंगल राज के नाम पे। तो इनका जो जवाब है वो खुद इनके रिपोर्ट्स दे रहे हैं। रोज़ की जो घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जो महिलाएं हैं कर्ज में डूबी हुई हैं, इस माइक्रो फाइनेंस जो कंपनियां हैं वो पूरे यहाँ पे अपना एक वेब बना करके रखी हैं। तो इन सवालों का तो उनको जवाब देना पड़ेगा, और ये चाह रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं, तो इनको लगता है कि किस चीज़ से लोगों को आक्रांत करें, किस चीज़ से एक फियर क्रिएट करें। जैसे भूत का फियर करते हैं ना बच्चों को, भूत आ जाएगा वहाँ मत जाओ, ऐसे ही चीज़ें इनके ये भी कर रहे हैं, जो कि लोग समझ गए हैं इनको, और लोग इनको देख लिए हैं और इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। आपने महिलाओं की बात की, अगर जब नीतीश कुमार की बात होती है तो बात ये भी होती है कि उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया। महिलाएं उनकी बहुत बड़ी एक वोटर हैं। आपने देखा होगा भी 10,000 रुपये जीविका दीदियों को भी दिया गया। तो ये जो विमेन इलेक्टोरेट है, ये आपको क्या लगता है, मतलब किस तरह से आप इस पूरे एक तरह से इस चीज़ को देखती हैं? देखिए, जो ये बात करते हैं महिलाओं की, अभी मैं वही बात आपसे कह रही थी कि अगर ये 10,000 का जो झुंझुना पकड़ा करके ये चाह रहे हैं कि वोट खरीदने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो महिलाएं इतनी बेवकूफ़ नहीं हैं।
महिलाएं जो हैं वो कर्ज के अंदर डूबी हुई हैं। अगर जीविका इनको अगर इतने पैसे देती कि वो अपने 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 कुछ नए कारोबार शुरू कर सकते हैं, तो वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से पैसे क्यों लेती इतने इंटरेस्ट रेट पे? तो इस सवाल का इनके पास जवाब नहीं है। इतनी सारी महिलाओं ने शिकायत किया है कि उनके घर में वो थ्रेटनिंग दे करके ये कंपनियां जाती हैं कि आपकी बेटी को उठा लेंगे, उनके मवेशी को उठा ले जाते हैं। कितने सारे सुसाइड के केसेस आए हैं। तो ये जो ठगने का काम कर रही हैं और इनको एक तरह से इस्तेमाल करने की भी कोशिश की जाती है महिलाओं को कि वो जो जीविका और इनको अभी तक उनको मानदेय पे रखा गया है। अभी तेजस्वी जी की सरकार जो मैनिफेस्टो हम लोगों ने महागठबंधन का लाया कि हर जो जीविका की जो कैडर है उनको 30,000 रुपये दिए जाएंगे। तो एक सम्मानजनक जो उनको पेमेंट होना चाहिए, एक सैलरी होनी चाहिए, उस चीज़ की घोषणा की गई है। ना कि ऐसे कि आप महिलाएं अंडरपेड हैं। उनको पता है कि महिलाएं जो हैं वही काम कोई और पुरुष करेंगे तो वो ज़्यादा पैसे लेंगे, इसलिए वो जानबूझ करके इस तरह के स्कीम्स में आपको देखेंगे कि बहुत कम पैसे पे, चाहे आशा कर्मी हो, चाहे रसोइयाँ हों, इन सारी जो स्कीम वर्कर्स हैं उन लोगों का प्रोटेस्ट हुआ है, तब जा कर के इन्होंने इंक्रीज़ किया। और इस प्रोटेस्ट में जो CPI-ML हैं और जो गठबंधन के साथी हैं वो रोड पे उतरे, तब इनको ये इन चीज़ों को उनके जो मानदेय हैं उनको बढ़ाना पड़ा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आउटसोर्सिंग करके जो महिलाओं को के श्रम का जो शोषण कर रही है, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, महिलाएं भी समझती हैं और इस बार इनको रास्ता दिखाया जाएगा। और नीतीश कुमार का बस मुखौटा है, ये इस बार नीतीश कुमार को लाने वाले भी नहीं हैं और ये उनके नाम पे चुनाव लड़के और इनको भी साइडलाइन करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जहाँ से आप लड़ रही हैं के विजन के बारे में पूछूं, एक बात जो सबसे ज़्यादा आपके बारे में लिखी जा रही है वो आपके कज़न सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड में एक्टर थे। तो क्या मतलब कई लोगों ने कहा आप उनसे इंस्पिरेशन लेती हैं, क्या मतलब किस तरह से देखती हैं, किस तरह से वो आपसे जुड़े हैं, आपके कज़न हैं, आपके ब्रदर हैं? ऑफ कोर्स मैं उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ कि अपने दम पे जब आपके आसपास आपके घर परिवार में कोई ऐसे काम नहीं किए हों और उसका सपना देखना और उसको पूरा करना, ये तो बहुत बड़ी बात थी। और मेरे लिए तो बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो उनको मैं उसी तरह से एक अच्छे आर्टिस्ट के तरह और अपने एक जो आप कह सकते हैं बड़े भाई की तरह मैं याद करती हूँ। उनको याद करने का यही मेरा एक तरीका है कि मैं थिएटर करती हूँ। क्योंकि जब भी आपके बारे में जो हेडलाइन बन रही है वो यही बन रही है, सुशांत सिंह राजपूत कज़न इज कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। तो देखिए, क्योंकि वो बहुत एक ऐसे मुकाम पे वो गए और जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए और उससे जितने लोगों का TRP चला, जितने पॉलिटिकल पार्टी ने उसका इस्तेमाल किया, तो ऑब्वियसली जो ये चीज़ें हैं लोग उसको भुनाने के लिए, लोग उन चीज़ों को ये करने के लिए ये यूज़ करते हैं। लेकिन मैं तो उनका इस्तेमाल इस पर्पस के लिए तो नहीं करना चाहती। 2020 में इन लोगों ने जस्टिस के नाम पे वो करके चुनाव में भी गए और उनका फ़ायदा उठाने का कोशिश की है। लेकिन मैं तो उनकी बहन हूँ। मैं इस तरह की अपने पॉलिटिकल लाइफ में मैं उनके नाम ले करके या उनकी बात करके, ऑफ कोर्स लोग जानते हैं तो वो प्यार करते हैं लोगों के बीच जाएं। अब कोई और है, कोई अगर मीडिया है, उनको लगता है कि इस नाम से अगर हम कुछ टाइटल बनाएंगे तो उनको व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। कई बार ये भी देखा जाता है कि एक तरह से एक महिला की आइडेंटिटी को भी एक मेल आइडेंटिटी। बिल्कुल, मैंने ये बात बहुत बार कही भी है, ये बात कि जो महिलाओं की ज़्यादातर जो आइडेंटिटी है उनसे रिलेटेड लोगों से ही देखा जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो मेरे काम हैं, जो मेरा पॉलिटिकल लाइफ रहा है, मेरा जो स्टूडेंट एक्टिविज़म से लेके अब तक जो मेरी ज़िंदगी रही है,
वो इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, ना कि किसी रिलेशन की वजह से हमको चुन के लाए। हम चाहते भी नहीं हैं इस तरह के कारण से मुझे लेके आए। तो तो हम चाहेंगे कि मुझे जाने, मेरे विजन को जाने, मेरे काम को जाने, मेरा जो बैकग्राउंड है उनको जाने। ऑफ कोर्स वो मेरे भाई हैं और इस वजह से लोग मुझे अगर प्यार करते हैं तो अच्छी बात है। बस उसी से जुड़ा एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी। 2020 के इलेक्शंस भी मैंने कवर किए थे, जब आपने जैसा खुद भी कहा कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अब हम देख रहे हैं उसकी कोई बात नहीं हो रही। जो जस्टिस फॉर सुशांत था या कुछ भी उसके बारे में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचार किया था, एक तरह से अब मामला अब ठंडा है। वही बात मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से मीडिया ट्रायल की गई और जिस तरह से बीजेपी ने जो इसका इस्तेमाल किया अपने इलेक्शन में, वो तो गलत है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से तो नहीं करना चाहिए था। और अभी जब वो केस भी बंद हो गया, सीबीआई के रिपोर्ट भी आ गए और सारी चीज़ें इनके हाथ में है। इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ये जब चाहें उसे खोल दें, जब चाहें उसे बंद कर दें, जब चाहें किसी के ऊपर केस चला दें। तो सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं सबको तो ये अपने कलर में रंग लिए हैं, तो अब उनकी ज़रूरत नहीं हुई। तो बहुत सारे समय में आप टेट्रा पैक जब लेते हैं, जब वो काम ख़त्म हो जाता है, तो आप टेट्रा पैक को अपने घर में सजा के तो नहीं रखते, फेंकते हैं। वही उन्होंने किया। जितना उससे निकाला जा सकता था, जितना उनका इस्तेमाल किया जा सकता था, चाहे वो मीडिया हो, वो जिस तरह से उनके पर्सनल लाइफ को, उनकी हर चीज़ को जिस तरह से पब्लिक डोमेन में लाई, जो कि एक आदमी जो इस दुनिया में नहीं है उसके साथ भी आपने इनजस्टिस किया है। उन्होंने आपको ये राइट नहीं दिया था कि उनकी हर चीज़ को आपने जिस तरह से तार किया। वो इंसान अब बोलने के लिए नहीं आएगा इस दुनिया में कि वो आपने जो किया है वो गलत है। उससे रिलेटेड जो लोग भी थे उनके साथ भी आपने गलत किया, तो उनको सॉरी कहना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया और उसको ठंडे बस्ते में आप डाल के क्लोज़ कर दिए, तो उनको बोलना चाहिए कि वो जो इतना ये जो किए उसका हुआ क्या? आपने तो सबके साथ इनजस्टिस किया है। जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आना चाहूँगी। क्या आपका विज़न है? सिटिंग एमएलए हैं, काफ़ी समय से यहाँ पर हैं। क्या कुछ आपको लगता है जो नहीं हुआ है और जिस पे आप वोट मांग रही हैं? देखिए, जब आप जाइएगा दीघा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो समस्याएं हैं जस के तस बनी हुई हैं। यहाँ के लोगों के अंदर में घोर निराशा है। वो उनके जो आप अभी 2-3 कैंपेन जहाँ पे भी मैं गलियों में गई, आपने सुना होगा कि आज तक वो वहाँ पे कदम नहीं रखे, जबकि वो विधायक किसी दल के नहीं हैं। विधायक जो है पूरे पूरे क्षेत्र का विधायक होता है, चाहे वो आपको वोट दे ना दे। तो आप इस तरह से जो सौतेला व्यवहार किए, आपको लगा कि हम जाए ना जाएं, बड़े नाम आ जाएंगे, बड़े नाम मेरे नॉमिनेशन में आ जाएंगे, बड़े नाम आके हम जीत जाएंगे इलेक्शन। तो इस गलतफहमी में ना रहें। लोग अपने बारे में सोचेंगे, लोग अपनी सड़कों को देखते हैं खस्ता हाल। 2 दिन से जो हालत मैं जा रही हूँ, क्योंकि इनके पास तो गाड़ियों का काफ़िला है, हम तो रोड पे चलते हुए चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मैनहोल खुले हुए हैं, नालियाँ खुली हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो समस्याएं हैं वो तो जस के तस हैं। हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीनें हैं वो उसको लेकर के भी, मैं जहाँ रहती हूँ राजीव नगर में, मेरा कोई रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। नेपाली नगर में जो घर बना रहे हैं उसके ऊपर बुलडोजर चला जाता है, वो कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे जो स्लम्स हैं यहाँ के, जो पटना में जो स्लम जो पूरी इकॉनमी को चला रही है पटना की, उसके स्लम को 25 से ज़्यादा स्लम को डिमोलिश कर दिया गया है। तो ये जो मेहनतकश लोग हैं, जो गरीब जनता है, उनके लिए भी नहीं काम करती है। जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके भी लाइफ को ये लोग इन्होंने तार करके रखा है। ना उनके पास रोड है चलने के लिए, ट्रैफिक की समस्याएं अलग है। एजुकेशन की तो हालत ऐसी है कि मैं उसमें भी बोल रही थी जब वहाँ कि यहाँ पे बस डिग्री बांटने के लिए कॉलेज रह गए हैं। ना कोई प्लेसमेंट होता है, ना कोई आपको एक बेहतर नौकरी मिलती है। लोग सालों साल तैयारी करते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो ये जो एजुकेशन का सवाल है, हेल्थ केयर का अगर सवाल किया जाए, तो जब तक आपके पास नेता और इनके लोग नहीं रहेंगे, तब तक आपको एक सीट तक आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सब जो है उसकी हालत जो है
वो जस के तस बनी हुई है। जो ब्लॉक में के जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे आते नहीं हैं। तो जो हेल्थ केयर की समस्याएं हैं वो कहाँ जाएंगे? ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसका उसका जो हालत है वो तो आप जानते ही हैं क्या हालत बना करके रखे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो कोई जो साधारण लोग हैं वो नहीं जा सकते हैं, ज़मीन बिक जाती है अगर एक बार आप बीमार पड़े। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के लोग की नाराज़गी है, और वो जो एक बेहतर भविष्य जो देख पा रहे हैं, एक ऑल्टरनेटिव जो देख पा रहे हैं, वो एक तेजस्वी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं, युवा के नेतृत्व में देख रहे हैं। एक बेहतर दीघा विधानसभा हो, उनकी जो लाइफ हो वो एक सुंदर एक आप कह सकते हैं बिहार बनाने के लिए, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए महागठबंधन को चुनें। मेरा एक आखिरी प्रश्न, पलायन और बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है खासकर युवाओं के लिए। इसके लिए काफ़ी मतलब ये इशू बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि दोनों तरफ महागठबंधन और एनडीए अलायंस ने बोला तो है कि हम जॉब देंगे, पर जॉब आएंगी कहाँ से? मतलब हर एक हाउस होल्ड में कहा गया है, तेजस्वी जी ने कहा है कि वो एक मेंबर को जॉब देंगे। कहाँ से आएंगी ये जॉब? कहाँ से इतना बजट आएगा? ये बजट तो मतलब एक तरह से जो बिहार का ही बजट होता है उससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर सबको जॉब देंगे। देखिए, जॉब जो देने की बात आई है, अभी कुछ दिन पहले ये 1000 से ज़्यादा एकड़ जो है वो एकड़ ज़मीनें जो हैं 1 रुपये लीज पे अडानी को दिया गया है। और 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी जब रहे 5 लाख नौकरियां दी गई। नौकरियां का मतलब क्या है? नौकरियों का मतलब किसी भी फैमिली में आप एक नौकरी अगर ना हो तो आप जानते ही हैं कि जो स्थिति है, एक संविदा पे नौकरी आउटसोर्सिंग कभी है, कभी फायर कर दिया जाता है। कोरोना में कितने सारे जॉब जो हैं वो ख़त्म हो गए, लोग घर बैठ गए। तो ये नौकरी ये जो कहा जाता है कि बिहार जो है युवाओं का प्रदेश है, और यही युवा को अगर आप स्किल्ड नहीं बनाएंगे, इनको नौकरियां नहीं देंगे, तो 20 साल बाद ये बैगेज बनेंगे आपके ऊपर। ना उनके पास सोशल सिक्योरिटी है, ना उनके पास नौकरी है, ना पेंशन रहेगा। तो उनकी ज़िंदगी कैसी होगी? अगर आप भविष्यवाणी करें तो आपको लगेगा कि वो बहुत डार्क आपको दिखेगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो बात है कि नौकरियां क्यों नहीं मिल सकती है, हर घर में उसके स्किल के हिसाब से, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे घर में एक ब्यूरोक्रेट हो जाएं, लेकिन उनके स्किल के हिसाब से अगर नौकरियां देना, ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत तेजस्वी जी ने कहा है कि हर घर में एक नौकरी होगी, और नौकरी उनके स्किल के हिसाब से दी जाएगी। और ये इसमें कोई ये तो अच्छी बात है ना कि देश के जो युवा हैं, बिहार के जो युवा हैं, उनको जो 5-10 हज़ार के, ये क्या चाहते हैं कि युवा जो हैं नौकरी के बिना रहें, और ये दिल्ली पंजाब काम करते रहें 5,000-10,000 के लिए, और जब चाहे उसको हटा दिया जाए। तो ये हमेशा जो युवाओं को वल्नरेबल रखना चाहते हैं, हर तरह से वल्नरेबल, ताकि जो इनके 500-1000 रुपए के लिए इनका झंडा ढोते रहें, ताकि इनके पास नौकरियां ना रहे। तो इसीलिए ये इस बात का विरोध कर रहे हैं। क्यों ना युवाओं को नौकरी मिले? कि अडानियों के लिए पैसे हैं और युवाओं को नौकरी देने के लिए नहीं है। बिल्कुल तेजस्वी जी के सरकार में नौकरी मिलेगी उनके स्किल के हिसाब से, और उनको स्किल किया जाएगा, अपस्किल किया जाएगा, ताकि वो एक बेहतर रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो बन सकें। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या। दिस इज़ नीलम पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम पटना विद साकिबा खान।